तो मेरी कोशिश होगी कि मैं ये वीडियो बहुत ही शॉर्टली बनाऊं ताकि हमारे दोस्त कम से कम वक्त में इस इंफॉर्मेशन को अच्छी तरह से देख सकें और इस पर अमल कर सकें। पहली चीज़ क्या है कि जब आप एयर कंडीशनर को इंस्टॉल करने लगते हैं, मिसाल के तौर पर आपने इंडोर को इंस्टॉल किया, फिर आपने आउटडोर को इंस्टॉल किया, उसके बाद आपने कॉपर ट्यूबों के कनेक्शन किए, वायरिंग का कनेक्शन किया। अब आपने क्या करना है कि इससे पहले कि आप आउटडोर का गैस पूरे यूनिट के अंदर सर्कुलेट कर दें, एलन की वाल्व को खोल दें, इससे पहले आपने इंडोर को अच्छी तरह से वैक्यूम करना है। क्योंकि अगर आप इंडोर को वैक्यूम नहीं करेंगे तो इंडोर के अंदर जो मौजूद हवा है वो सारे गैस के साथ मिक्सअप हो जाएगी, जिससे होता क्या है कि अगर बाद में कभी भी आउटडोर की कंडीशन क्रिटिकल हालत तक पहुंच जाती है तो इस आउटडोर ने ब्लास्ट करना है। तो दूसरी ज़रूरी चीज़ आपने लीक टेस्टिंग के दौरान करना है। जब आप लीक ट्रेस करने लगते हैं तो आपने सबसे पहले तो नाइट्रोजन गैस का यूज़ करना है प्रेशर भरने के लिए। अब अगर आपके पास नाइट्रोजन गैस अवेलेबल नहीं है तो आप आम एयर को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन प्रेशर देने से पहले आपने जो भी यूनिट है इसको अच्छी तरह से वैक्यूम करना है ताकि इसके अंदर किसी भी किस्म के R410 या R32 गैस की मौजूदगी का कोई भी इम्कान ना हो। लेकिन अगर आपने यूनिट को वैक्यूम किए बगैर इसमें एयर प्रेशर जो है ना वो फील करना शुरू कर दिया तो होगा क्या कि इस एसी के अंदर अगर थोड़ा सा भी R410 और R32 का गैस मौजूद होगा तो इसने तो ब्लास्ट होना ही होना है, ये कन्फर्म है। तो आपने करना क्या है कि लीक टेस्टिंग से पहले आपने अगर इसके अंदर एयर प्रेशर या नाइट्रोजन का प्रेशर भरना हो तो उससे पहले यूनिट को अच्छी तरह से वैक्यूम करना चाहिए आपको। तो अगर आप उसके बाद नाइट्रोजन का गैस या फिर एयर प्रेशर फिल भी करेंगे तो कोई मसला नहीं होगा। तीसरी इम्पोर्टेंट चीज़ कि अगर आपने इन यूनिटों के अंदर गैस वेल्डिंग का काम करना हो तो गैस वेल्डिंग करने से पहले भी इन यूनिटों को अच्छी तरह से वैक्यूम करना है ताकि इनके अंदर किसी भी किस्म की R410 या R32 गैस का कोई भी मौजूदगी का इम्कान ना हो। चौथी जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि ड्यूरिंग दी इंस्टॉलेशन आपने आउटडोर को किसी ऐसी जगह पर इंस्टॉल नहीं करना है जहाँ पे बहुत ज़्यादा और सख्त धूप पड़ने वाली हो, बल्कि आपने आउटडोर को किसी सायादार जगह पर इंस्टॉल करना है। लेकिन अगर कहीं पे आपको सायादार जगह अवेलेबल ना हो और आपकी मजबूरी बन जाए कि आपने इसको सख्त धूप में ही इंस्टॉल करना है तो आपने कस्टमर से ये रिक्वेस्ट करनी है कि भाई आपने इस आउटडोर पर साया बनाने का इंतज़ाम करना है। इससे क्या होता है कि कभी कभार ज़्यादा सख्त धूप पड़ने की वजह से आउटडोर के अंदर जो गैस है जो सर्कुलेट होता है उसका क्रिटिकल टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है। वैसे तो इसमें सेंसर वगैरह लगे होते हैं, वो इसको सेंस कर सकते हैं, लेकिन कभी कभार सेंसर के जो सेंसिंग बल्ब होता है उस पर गर्द गुबार पड़ने की वजह से या किसी और वजह से वो इस चीज़ को डिटेक्ट नहीं कर पाता और आउटडोर का क्रिटिकल टेम्परेचर काफ़ी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आउटडोर जो है वो ब्लास्ट कर जाता है। पांचवी जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि आपने R410 या R32 गैस के सिलेंडर को या फिर इसके एयर कंडीशनर को कहीं पे भी अगर उठाना हो या लेके जाना हो तो जिस जगह पे आपने रखना है वहाँ पे बिल्कुल आराम के साथ इसको रखें। ऐसा ना हो कि आप इसको एक झटके के साथ ही नीचे रखने की कोशिश करें, तो इससे क्या होगा कि इसका जो R410 और R32 के गैस है इनका जो प्रेशर है वो एकदम से बढ़ जाता है, तो इसकी वजह से भी ये ब्लास्ट कर जाता है। छठी जो चीज़ है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही एहतियात करने वाली चीज़ है, वो ये है कि अगर आप किसी कस्टमर के घर चलें और वहाँ पे आप जिस एयर कंडीशनर में गैस चार्जिंग करनी है आपने R410 या R32 की और उस एसी पर कोई भी ऐसा स्टिकर नहीं लगा कि जिससे आपको अंदाज़ा हो कि क्या ये यूनिट R410 या R32 वाला है, तो उसके अंदर बग़ैर मालूम किए हुए आपने गैस चार्जिंग नहीं करनी है। क्योंकि कभी कभार ये होता है कि उसके अंदर जो कंप्रेसर लगा होता है वो या तो R22 का होता है या फिर किसी दूसरे गैस वाला होता है और आप उसके ऊपर R410 या R32 को चार्ज करते हैं, तो इससे भी दोनों गैसों को जब आप मिक्सअप करेंगे तो इससे भी ब्लास्ट होने का ख़तरा हो जाता है। सातवीं इम्पोर्टेंट चीज़ कि R32 और R410A गैस वाले एयर कंडीशनर्स को ऐसे जगह पर इंस्टॉल ना करें जहां पर इन यूनिटों के इंडोर और आउटडोर के दरमियान लगाने वाला पाइप तकरीबन 15 फुट से ज़्यादा लगाना पड़े, क्योंकि इस केस में आपको एसी के अंदर ज़्यादा गैस देना पड़ता है, जिसकी वजह से एसी का जो कंडेंसिंग प्रेशर और टेम्परेचर होता है वो बढ़ जाते हैं।
और ब्लास्ट होने के चांसेस पैदा हो जाते हैं। आठवीं और आखिरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो R32 और R410A वाले जो एयर कंडीशनर है, इनके आउटडोर को ऐसी जगह पर इंस्टॉल नहीं करनी चाहिए जहां पर गंदी नाली वगैरह मौजूद हो। अगर किसी गंदी नाली वगैरह के करीब आप आउटडोर को इंस्टॉल करेंगे तो इससे क्या होगा कि जो गंदे नाली के अंदर कीचड़ वगैरह होते हैं, इनसे एक मखसूस किस्म का गैस खारिज होता है और ये गैस जो है ये आउटडोर के अंदर जो कॉपर ट्यूब होते हैं, जो कॉयल होता है, उस पर बहुत बुरा असर डालता है, जिसकी वजह से वो कॉपर ट्यूब जो है ना उसकी मटेरियल कमज़ोर पड़ जाती है और इससे भी गैस के प्रेशर होने की वजह से ब्लास्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब ये 2 या 3 साल तक ये आउटडोर चलते हैं तो इसके कॉपर ट्यूब पर एक मखसूस किस्म का जंग वगैरह चढ़ जाता है, जो कि इन कॉपर ट्यूब के मटेरियल को कमज़ोर करता है और जिससे जो गैस का प्रेशर होता है कंडेंसर के अंदर, उससे ये ट्यूब जो है ये ब्लास्ट कर सकते हैं। तो ये थी आज की इम्पोर्टेंट चीज़ें जिसकी वजह से ये दोनों R32 और R410A वाले गैस के एयर कंडीशनर जो है वो ब्लास्ट कर जाते हैं। किसी आने वाले वक्त में मैं एक एक वीडियो दोनों गैसों के बारे में बहुत ही डिटेल में अपलोड करूंगा कि R32 क्या है, इनके बॉइलिंग पॉइंट्स, फ्रीजिंग पॉइंट्स, इनकी क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल टेम्परेचर। इसी तरह R410 के ऊपर भी मैं एक डिटेल में एक एक वीडियो बनाने का कोशिश करूंगा, जिसमें आप लोग सीख जाएंगे कि R410 और R32 बेसिकली ये किस तरह की गैसें हैं और इनको किस तरह सेफ तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं।